देखो भाई आज हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, है ना। और सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही होगा पहले भी। इसमें क्या है कि ये सबसे ज़्यादातर टफ चैप्टर माना जाता है कि भाई इसको हम नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि इसको हम जल्दी से पढ़ना ही नहीं चाहते। इसमें बहुत सारे तरह के सवाल आते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है 2D और एक होती है 3D। इसको बोलते हैं हम द्विविमीय, इसमें दो तरह की मेजरमेंट होती है। और इसको बोलते हैं हम 3D यानी 3 डायमेंशनल, जिसको हम बोलते हैं त्रिविमीय। इसमें दो चीज़ होती है, लंबाई और चौड़ाई, जिसे हम L और B बोलते हैं, लेंथ और ब्रेथ। इसमें तीसरी चीज़ क्या आ जाती है, L, B या H। H को हाइट बोलते हैं। अगर H ना हो तो इसमें मोटाई आ जाती है। मोटाई क्या होती है, जैसे कि विथ, W से बोल सकते हैं इसको। तो अब क्या है कि हम ये पढ़ेंगे 2D। 2D के अंदर जो हम फिगर पढ़ते हैं उसके अंदर हमारा ट्राइंगल है, वर्ग है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, रेक्टेंगल है, और ये है वृत्त। इसमें हम एरिया पढ़ते हैं, क्षेत्रफल पढ़ते हैं, परिमाप पढ़ते हैं, पेरीमीटर। इसके अंदर हम पढ़ते हैं आयतन, जैसे कि आपने पढ़ा होगा शंकु, जैसे कि गोला, जैसे आपने पढ़ा होगा बेलन, और इसके अंदर अर्धगोला, हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको। तो मैंने 2-3 दिन पहले बताया था आपको कि वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है। तो क्या होता है, तो जैसे चूड़ी है, पापड़ है ना, रोटी है, वो तो है वृत्त, सर्किल। और जैसे लड्डू है, रसगुल्ला है, गोला है, वो क्या है, बोल है, क्या है, गोला है। ठीक है ना। गोला दो तरह का हो सकता है, खोखला या ठोस। तो खोखला गोला जैसे कि बोल, और ठोस गोला जैसे कि लड्डू, है ना। और वृत्त जो होता है उसका एरिया निकालते हैं, और इसका हम निकालते हैं क्या, गोले का आयतन निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल भी निकालते हैं, लेकिन इसके बाहरी पृष्ठ का होता है वो। तो अब हम बात करेंगे 2D की। 2D में पहले हम लेंगे ट्रायंगल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आगे, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल से। जब हम त्रिभुज पढ़ते हैं तो हम इनको रखते हैं सबको बहुभुज में। बहुभुज का मतलब होता है पॉलीगन, और इसी के अंदर हम सारे के सारे ये जितने भी डायग्राम हैं, जितने भी चित्र हैं, सब इसी के अंदर पढ़ेंगे। बहुभुज क्या होता है, कोई मुझे बताएगा पॉलीगन किसे कहते हैं? बहुभुज क्या होता है? जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों, है ना। जैसे मैंने ये बना दिया, इसकी भी बहुत सारी भुजाएं हैं, क्या ये बहुभुज है? देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, क्या ये बहुभुज है? नहीं। तो बहुभुज क्या होता है? बहुभुज होता है, इसे इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो सच ए क्लॉज फिगर हैविंग एटलीस्ट 3 साइड्स। ऐसा बंद आकृति जिसकी कम से कम कितनी भुजाएं हों? 3 भुजाएं हों। क्योंकि 3 के अलावा जो भी भुजाएं हैं उससे वो क्या नहीं हो सकता, बंद नहीं हो सकता। 2 भुजाओं में आप कभी भी बंद नहीं कर सकते। ऐसे कर लो आप, ऐसे कर लो, ये बंद नहीं बनेगा। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो बहुभुज क्या होता है? ऐसी बंद आकृति जिसकी कम से कम क्या हो? 3 भुजाओं। अगर इसके आगे सम लगा दें, सम बहुभुज, या हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, तो सम बहुभुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर, वो होता है सम बहुभुज। तो जैसे कि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज भी क्या है? एक बहुभुज है, और ये एक सबसे छोटा बहुभुज है। आपको पता है कि ये भी एक बहुभुज है। वृत्त भी एक क्या है? बहुभुज है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे, तो हम पढ़ते हैं त्रिभुज को। हाँ जी, हाँ। तो सब लोग देखेंगे त्रिभुज के अंदर ये जो होता है, जैसे मैं बोल दूं उनको A, B और C, ये होते हैं इसके शीर्ष। इनको हम कहते हैं शीर्ष। शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, और जब कई सारे हो जाते हैं तो वर्टिसेस बोल देते हैं। A, B, C इसके क्या हैं? शीर्ष हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3। 3 भुजाएं हैं, 3 शीर्ष हैं। कोण भी कितने हैं इसमें? एंगल कितने हैं? 3 एंगल हैं, A, B, C। इस त्रिभुज को हम कैसे भी पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हम इसे पढ़ेंगे कैसे। इसे हम कैसे भी पढ़ सकते हैं। हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, त्रिभुज ABC। इसी त्रिभुज का नाम मैं बोल सकता हूँ त्रिभुज BAC। इसी त्रिभुज को मैं बोल सकता हूँ त्रिभुज ACB। इसी त्रिभुज को बोल सकता हूँ BCA। इसी त्रिभुज को बोल सकता हूँ CAB। कुछ भी बोल सकते हैं इसको, कहीं एक से स्टार्ट करो और ख़त्म कर दो, ये सब एक ही त्रिभुज है, इसके ही नाम है, कहीं से भी स्टार्ट कर दें। शीर्ष इसका A है, B है, C है। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 3। और कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। अब त्रिभुज
बनाने के कुछ नियम है कि त्रिभुज कब बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी मेजरमेंट ली और उससे त्रिभुज बनेगा। इसका पहला नियम होता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, एनी ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ग्रेटर देन द थर्ड साइड। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ऐसा ही सवाल पिछले साल या 1-2 साल पहले टैट के पेपर में भी आया था। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं इनके नाम रख दूं, इसका नाम रख दिया मैंने 6, 8, 10, साइड्स की मेजरमेंट रख दी 6, 8 और 10। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि कोई भी दो भुजा जैसे आपने ये वाली ले ली AB और BC, इनका योग कितना है 6 और 10 का? क्या ये 8 से ज़्यादा है? अगर मैं ये वाली दोनों भुजाएं ले लूँ 8 और 10 18, इनका सम किससे ज़्यादा है? 6 से ज़्यादा है। अगर मैं ये दोनों ले लूँ 8 और 6 14, इसका सम किससे है? तो त्रिभुज बनाने की शर्त ये है कि कोई भी ट्रायंगल की क्या कंडीशन है कि उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसी वाइस वर्सा बोलते हैं, इसी का उल्टा भी होता है, जैसे उपपर में कहते हैं हम कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर उसकी तीसरी भुजा से छोटा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये दो भुजाएं हैं 10 और 6, इनका अंतर कितना होगा? तो वो 8 से छोटा है क्या तीसरी भुजा से? 8 और 6 का अंतर कितना है? तो क्या वो तीसरी भुजा 10 से छोटा है क्या? 10 और 8 का अंतर कितना है? क्या वो 6 से छोटा है क्या? तो ट्रायंगल तभी पॉसिबल है, तभी बनाया जा सकता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, देखो 4, 3, 8, और मैं पूछूं क्या इससे कोई ट्रायंगल बनाया जा सकता है? तो इससे नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? जब आप इसको ऐड करेंगे, 4 और 3 को ऐड करो, कितना हुआ? और ये जो 7 है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। आना चाहिए था बड़ा। अभी बताया था दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। और यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इससे नहीं बना सकते हम। अगर हम इसको स्केल लेके भी बनाएंगे तो भी नहीं बनेगा। अगर हम इसको स्केल लेके बनाएंगे तो भी नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल कब पॉसिबल है? इस वाली कंडीशन में या इस वाली कंडीशन में। क्या ये ट्रायंगल बन जाएगा क्या? बताना। 8, 15, 17 ये किसी ट्रायंगल की 3 साइड है। क्या यहाँ से ट्रायंगल बन जाएगा? है ना। इसका नियम क्या है? 15 और 8 कितना होता है? 23 17 से बड़ा है। 17 और 15 कितना होता है? 32। किससे बड़ा है? 8 से। 17 और 8 कितना होता है? 25। वो किससे बड़ा है? 15 से बड़ा है। तो क्या बनाने के लिए ये वाली शर्त को क्या करना चाहिए? पूरा। और दूसरी कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इनका डिफरेंस ले ले, 15 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? क्या 17 से छोटा है? 17 और 15 का डिफरेंस कितना है? क्या 8 से छोटा है? 8 और 17 का डिफरेंस कितना है? 9। क्या 15 से छोटा है? अगर ऐसा है तो फुलफिल करेगा, और ऐसा नहीं है तो फिर नहीं बन सकता। तो पहली बात समझे, ट्रायंगल बना कब सकते हैं। हाँ, तो इसको हटा दूं मैं, है ना। नोट डाउन तो कर लिया होगा सबने, है ना। चलो फिलहाल अब चलते हैं हम ट्रायंगल पे फिर से। देखो, जब हम त्रिभुज पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप इसमें पढ़ते हो क्षेत्रफल, जिसे हम एरिया बोलते हैं। इसमें पढ़ते हैं हम परिमाप, पैरामीटर बोलते हैं जिसे हम। तो ये देखो, अब ध्यान से देखना, पहले तो क्षेत्रफल क्या होता है और फिर परिमाप क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। परिमाप होती है, परि का मतलब होता है चारों तरफ, माप मतलब चारों तरफ की माप, मेजरमेंट ऑफ सराउंडिंग। तो अगर मेरे को इसका परिमाप निकालना है तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा को मिला के जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है और इसका परिमाप निकालना है, तो मुझे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को मैं जोड़ दूंगा तो क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल। तो परिमाप को मतलब चारों तरफ की जोड़, है ना। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है कोई एरिया जो उसने क्या किया हो, घेरा हुआ हो, कवर किया हो, वो एरिया। जैसे मेरा हाथ यहाँ रखा हुआ है, जितने क्षेत्र पे मेरा हाथ रखा हुआ है वो एरिया जो है, जैसे मान लो ऐसे करके ऐसे
मेरा हाथ है, तो ये जितना भी क्षेत्र है, जितना भी क्षेत्र है, ये सब क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अब जब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, पहले इसके कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पर आगे चलेंगे। एक आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये होती है हाइट। अगर ये 90 डिग्री पे बना दें, इसको कहते हैं हम लंब। लंब जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और इसी को हम हाइट कहते हैं, इसी को ऊंचाई कहते हैं। इंग्लिश में इसके 2-3 नाम हैं, एल्टीट्यूड, हाइट और परपेंडिकुलर, ये एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ 90 बन गया तो उसको हम क्या मान सकते हैं, फिर डायरेक्ट ऊंचाई मान सकते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, हम लंब कहते हैं। ये बात तो सबको पता है। कोई भी लाइन अगर ऐसे सीधी जा रही है तो उसका मतलब लंब नहीं होता। कोई भी लाइन अगर ऐसे सीधी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई का मतलब है वो लंब होगा, जहाँ भी ऊंचाई देगा वो 90 डिग्री बनाएगा। कहीं पे भी आपको ऐसी लाइन दिखाई दे तो आप ये नहीं कह सकते ऊंचाई है, चाहे ये बीच में ही लगी हो। अपनी तरफ से कुछ नहीं मानते हैं जब तक कि हम उसको, वो कंडीशंस को फुलफिल ना कर दे। जैसे देखो, लंब तो पता चल गया क्या होता है ना। अभी हम इसको निकालना सीखेंगे, उससे पहले मैं आपको माध्यिका बताता हूँ क्या होती है। ये कोई त्रिभुज है ABC, इसमें भुजा BC का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि जितना इधर उतना इधर, ये सेम है। अगर किसी त्रिभुज ABC में BC भुजा पर D मध्य बिंदु है तो इस शीर्ष से विपरीत भुजा, विपरीत भुजा कौन सी है इसकी, BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं माध्यिका। क्या कहेंगे हम इसको? तो अगर D क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है अगर D, तो AD क्या होगी फिर, माध्यिका कहलाएगी, जिसे हम कहते हैं मीडियन। ये बात समझ में आई? माध्यिका का क्या काम है? माध्यिका सामने वाली भुजा की मध्य बिंदु को मिलाती है। अगर ये मध्य बिंदु है तो इस वाले को क्या करेगी, 2 बराबर भागों में विभक्त करेगी। माध्यिका क्या करेगी, 2 बराबर भागों में क्या कर देगी, इसको डिवाइड। तो माध्यिका सामने विपरीत भुजा को क्या करती है, बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और क्या क्या करते हैं देखो। अगर AD क्या है, माध्यिका है, इफ AD इज अ मीडियन, तो क्या करेगी, ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देगी। क्या मतलब है इसका, यहाँ तक बराबर है, यहाँ तक बराबर है, और ये शीर्ष है यहाँ से। अगर AD माध्यिका है तो अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 है तो 50 इधर और 50 इधर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 है तो 40 इधर 40 इधर हो जाएगा। तो माध्यिका का क्या काम है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। दूसरा काम क्या है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 इक्वल क्षेत्रफल में बांटना। ये बात समझ में आई? अच्छा, और देखो इसमें अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं और इसमें फिर से ही माध्यिका है, AD क्या है, इसमें माध्यिका है, तो ये वाला भी तो B और C, इस बिंदु से भी तो माध्यिका खींची जा सकती है। अगर ये मध्य बिंदु जिसका नाम हमने क्या रख दिया, BE, और C से भी खींची जा सकती है। क्या नाम रख दूँ उसका, CF, ऐसे रख सकता हूँ। तो अगर त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्या क्या है, DEF क्या है त्रिभुज ABC में, मिड पॉइंट्स हैं, तो आप क्या कहोगे, AD क्या होगी फिर, माध्यिका, BE क्या होगी, CF क्या होगा, ये माध्यिका होगी। और माध्यिका जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, द पॉइंट एट विच मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड सेंट्रॉइड। जहाँ पर माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे क्या कहते हैं हम, केंद्रक। क्या कहते हैं? तो G क्या हुआ यहाँ पे? तो आपसे मान लो सिंपल सा सवाल पूछे, एक 1 लाइनर सवाल है कि माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु क्या कहते हैं हम। तो कोई भी, इसका उल्टा भी है कि कोई भी अगर रेखा किससे होके जा रही है, केंद्रक से, तो वो माध्यिका कहलाएगी। जब केंद्रक क्या है, ऐसा बिंदु है जहाँ से माध्यिका काटती है, तो केंद्रक से जाने वाले बिंदु को क्या कहेंगे हम, माध्यिका कहेंगे, नहीं कहेंगे? केंद्रक से जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, ऐसा है? तो केंद्रक समझ में आया क्या हुआ? अब देखो माध्यिका की तीसरी प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी है। अगर AD क्या है,
डी मध्य बिंदु है, डी क्या है, मध्य बिंदु है, और जी क्या है यहाँ पे, केंद्रक है। तो जी से जाने वाली रेखा अपने आप ही क्या होगी, माध्यिका होगी। तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, कितने अनुपात में, और 2 वाला भाग होता है शीर्ष वाला, शीर्ष कहाँ है, ये ऊपर, और 1 वाला भाग होता है आधार वाला जहाँ पे टिक रही है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इस पूरे की लंबाई कितनी होगी, 2 और 1 3। माध्यिका की पूरी लंबाई कितनी मानी जाएगी, 3 मानी जाएगी। ये बात समझ में आई सबको। इससे कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब देखेंगे, सवाल कैसे बनता है, देखो इस पे, एक त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है। यदि एडी की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो एजी की लंबाई बताएं। तो वो आप लोग देखेंगे जी क्या है, यहाँ पे केंद्रक है, तो ये अपने आप ही माध्यिका होगी। केंद्रक से गुजरने वाली रेखा क्या होगी, माध्यिका होगी। इसका अनुपात क्या होगा, 2:1। और पूरे की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3, 2 और 1, पूरे की लंबाई कितनी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 3 बराबर 15 सेंटीमीटर, एडी उसने 15 दे रखी है, तो 1 बराबर कितना आ गया। अब यहाँ देखें, यहाँ सब लोग, 1 कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये इसका दुगना है, तो ये कितना हो गया, एजी कितना हो गया, और जीडी कितना हो गया, खत्म। आई बात समझ में। अगर मैं यहीं पे एक और सवाल दे दूं, किसी त्रिभुज PQR में आई केंद्रक है, आई केंद्रक है, और M मध्य बिंदु है भुजा QR का। यदि PI बराबर 18 सेंटीमीटर तो PM कितना होगा। तो बताओ प्रधानमंत्री क्या होंगे। तो आप देखो PI कितना है, तो PI यहाँ पे 18 है, कितना है। अब हम याद करेंगे वो वाली बात कि केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है, और ये 2 बराबर कितना दे रखा, तो आधा कितना होगा इसका, तो पूरी कितनी होगी, 18 और 9 27 सेंटीमीटर। PM कितना आ गया, क्लियर है सबको, है ना। ये माध्यिका की तीसरी प्रॉपर्टी होती है, आ रही है समझ में, है ना। तो साथ साथ उतारते चले, नहीं तो आपके पास आज ऑप्शन एक और है ना। आप जाके नितिन सर सहारनपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। आपके शहर में पहली बार ऐसी सुविधा, है ना, कुछ चुनिंदा शिक्षकों के माध्यम से शुरू की गई है कि आप घर बैठे उसका फ्री में लुत्फ़ उठाएं। तो आ जाओ, जहाँ पे आपको हिंदी और GS और कभी कभी मैथ का भी आनंद मिलेगा। देखो, तो अब अगर मैं ऐसे बना दूं यहाँ पे, और मैं आप लोगों से कहूँ कि जी केंद्रक है, जी केंद्रक है, और BG बराबर है 12 सेंटीमीटर, GD बराबर है 8 सेंटीमीटर, GF बराबर है 9 कर देते हैं, 9 सेंटीमीटर। तो क्या क्या बताना है इसमें, इसमें बताना है BE कितना होगा, AD कितना होगा, और CG कितना होगा। तो देखो यहाँ पे शीर्ष को ध्यान रखना है, शीर्ष को अपने आप आंसर आएगा। आप खुद देखें BG कितना दिया है उसने, यहाँ से लेके यहाँ तक 12, तो ये केंद्रक है, तो ये माध्यिका होगी। अब ये बताओ BG कितना है, BG 12, शीर्ष कहाँ पे है, यहाँ पे,
और माध्यिका केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में करता है। 2 वाला भाग कौन सा होगा? शीर्ष वाला। अगर ये 12 है तो ये कितना होगा? तो आपसे क्या पूछा था यहाँ पे? BE पूछा था, तो 12 और 6 कितना होता है? डायरेक्ट 18 आंसर आ गया। अगर आपसे क्या पूछा? GD बराबर 8 सेंटीमीटर, ये 8 है। अब फिर से ये केंद्रक है, केंद्रक है तो शीर्ष वाला भाग 2 और ये वाला 1, और 1 अगर 8 है तो दुगना कितना होगा? और आपसे क्या पूछा? AD पूछा, तो 16 और 8 कितना होते हैं? 24 होता है, तो ये 24 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। अगर आपसे क्या बताया? GF बराबर 9 है, GF कितना है? ये कौन सा भाग होता है? 2 वाला भाग होता है शीर्ष वाला, और 1 वाला भाग होता है आधार वाला। 1 9 है तो दुगना कितना होगा इसका? और बताओ आप, CG कितना होगा फिर? 18। CG कितना होगा? सिर्फ CG 18 होगा, और पूरा कितना होगा? 27। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरह के क्वेश्चन जो अगर आए तो हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब लंब और माध्यिका में अंतर बताते हैं क्या होता है। तो सवाल ये है, क्या लंब माध्यिका के बराबर है? क्या ऐसा है? तो देखो यहाँ पे है या नहीं है, ये अभी हम पता कर लेंगे। कैसे चेक करते हैं आप लोग यहाँ देखेंगे, लंब माध्यिका के बराबर है या नहीं है। उतार रहे हो? हाँ तो कॉपी कर लो उधर से। सबको क्लियर है ना कैसे आ रहा है वो? आप देखो यहाँ पे सवाल ये है, क्या लंब माध्यिका के बराबर है? तो देखो कैसे चेक करते हैं। लंब माध्यिका के बराबर नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। कब कब होता है वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। अगर मैं बोलूँ समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अभी हम क्षेत्रफल नहीं पढ़ रहे, अभी हम त्रिभुज में प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और फिर उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। हमें ऊंचाई निकालनी है, इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। और आने वाले समय में ज्योमेट्री में भी काम आएगा, वहाँ दोबारा नहीं पढ़ा जाएगा जब माध्यिका आएगी उसमें। तो देखो, तो अगर मैं इसको बोलूँ ABC और इसको बोलूँ ABC और एक और बना देता हूँ ABC या PQR, और मैंने बोला ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी 2 भुजा बराबर हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस में क्या होता है? यदि 2 बराबर भुजाओं के बीच स्थित शीर्ष से लंब डाला जाए, यदि 2 बराबर भुजाओं के बीच के शीर्ष से क्या डाला जाए? तो लंब माध्यिका के बराबर होगा। तो AD जो है वो लंब भी होगा और क्या होगा? माध्यिका भी। माध्यिका लंब के बराबर तभी होगी जब वो 2 बराबर भुजाओं के बीच से गुजरे। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ कहूँ कि AD, 2 भुजा कौन कौन सी बराबर है यहाँ पे? AB और BC बराबर है ना? ये वाली भुजा अगर A है, ये वाली भुजा A है, तो ये भुजा B है। तो यहाँ बराबर भुजाएं कौन सी हैं? AB और BC। तो अगर ये लंब है AD, तो क्या ये माध्यिका होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 2 बराबर भुजाओं के बीच का शीर्ष तो B है, यहाँ से थोड़ी ना निकली है। ये अगर लंब है तो क्या ये माध्यिका होगी? क्यों? क्योंकि 2 बराबर भुजाओं के बीच से निकली हुई। अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये होगी? ये अगर लंब है तो क्या ये माध्यिका होगी? ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वाली और ये वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो बराबर भुजाएं होंगी उनके बीच के शीर्ष से यदि लंब डाला जाता है तो वही क्या होगा? माध्यिका के बराबर होगा। तो माध्यिका लंब के बराबर नहीं होती। और कब होती है उसकी कंडीशन है कि इस कंडीशन में होती है। अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज बना दूं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। इसमें देखो, क्या ये लंब जो है वो माध्यिका होगा? इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये लंब ही क्या होगा? माध्यिका होगा। हाँ या ना? क्या ये लंब माध्यिका होगा?
ये और ये भुजा क्या है, तो ये भी क्या होगा, लंब ही माध्यिका होगा। क्या ये लंब माध्यिका होगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज में लंब ही क्या होता है, माध्यिका होती है। और देखो, यदि दो बराबर भुजाओं के बीच से डाला गया लंब, वो क्या कहलाएगा, माध्यिका। और ये कोण अर्धक भी होगा। क्या अर्धक होगा? इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब है एंगल बाइसेक्टर। जो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटता हो, एंगल को बाइसेक्ट करता हो, दो बराबर भागों में बांटता हो, उसे क्या कहते हैं हम, कोण समद्विभाजक। यदि दो बराबर भुजाओं के बीच से लंब डाला जाए तो वह लंब ही माध्यिका होगी। और दूसरा, ये जो लंब होगा, ये जो माध्यिका होगी, ये कोण क्या होगी, समद्विभाजक होगी। तो यहाँ भी कोण समद्विभाजक होगी। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। 180, तीनों कोणों का 180 होता है, 3 से भाग कर देंगे तो 60 डिग्री का। तो 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर। ये बात समझ में आई? तो आपको ये पता चला कि लंब जो है वो माध्यिका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। और अगर लंब माध्यिका होगा तो वो क्या होगा, कोण समद्विभाजक होगा। इतना समझ में आ गया सबको? चलो आगे चलते हैं फिर। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बताया माध्यिका का। तो माध्यिका समझ में आ गई क्या होती है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, दो बराबर क्षेत्रफलों में क्या करेगी, विभक्त करेगी, और क्या करेगी, 2:1 के अनुपात में केंद्रक उसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। जहाँ माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्रक। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम त्रिभुजों में। हटा दूँ उसको मैं, बहुत बढ़िया। अब आप हेडिंग डालेंगे समबाहु त्रिभुज। जिसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, दूसरी चीज एक होता है समषष्ठभुज, इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। समषष्ठभुज इसी के साथ पढ़ेंगे। पहले इसे समझाता हूँ, देखो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन है, तो इसी से समझ में आ जाएगा। देखो, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो फॉर्मूला रटना ही नहीं है हमें पता है कि तीनों भुजाओं का योग क्या होता है ना, परिमाप होता है। ए कितनी बार आ गया, 3 बार, तो क्या आ गया, परिमाप आ गया। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया की। तो देखो, जब एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने के कई तरीके होते हैं और कई सारे तरीकों से निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने का एक सबसे जो हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, कॉमन फॉर्मूला तो ये है, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता हो, तीनों साइड्स आपको पता हो, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पे S जो है वो सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप होता है, यानी तीनों भुजाओं के योग का आधा, इसे अर्ध परिमाप कहते हैं। ये निकाल के इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आधार, और क्या पता होना चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जब आप त्रिभुज ये ले रहे हैं और मान लो ये लंब दे रखा है, क्या दे रखा है, लंब ये दे रखा है, तो आप मुझे बताओ इसके लिए आधार ये 10 है, मान लो ये 5 है, और ये है आपका, ये 10 है, ये 6 है, ये 4 है मान लो। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऊंचा लंब यहाँ पे दे रखा है, लंब यहाँ पे दे रखा, तो इसके लिए आधार कौन होगा, ये 10। अगर लंब यहाँ पे दे रखा है तो इसके लिए आधार कौन होगा, और यहाँ पे दे रखा है तो इसके लिए आधार कौन होगा। तो अगर हमें 3 लंब पता है तो 3 अलग अलग आधार होंगे उनके। तो आधार का मतलब ये नहीं होता कि ये नीचे वाला आधार है, लंब जहाँ पे जाके गिरेगा वही क्या हो जाएगा, उसके लिए आधार हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आधार होना चाहिए। ये भी एक कॉमन फॉर्मूला है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। लेकिन एक समबाहु त्रिभुज का स्पेशल अपना फॉर्मूला है जिसको हम बताते हैं √3/4 a² से। ये a क्या है यहाँ पे, भुजा, तो √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। इससे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इससे भी निकाल सकते हैं अगर मुझे आधार और ऊंचाई पता हो, इससे भी निकाल सकते हैं। तीनों भुजाएं हमें पता रहती हैं, 10 10 10 है, तो तीनों से आंसर आ सकता है। इसे याद कर लेते हैं ताकि हमारा जल्दी निकल जाए।
अब अगर इसमें तीसरी चीज़ निकालते हैं ऊंचाई। ऊंचाई आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी त्रिभुज के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी त्रिभुज हो उसके लिए ऊंचाई निकाल सकते हैं हम, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। जब भी आपको किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो दो क्षेत्रफल बराबर रख दें, हमेशा दो एरिया को इक्वल रख दें। कैसे? देखो ऐसे, क्योंकि जब आपके पास एक विषम बाहु त्रिभुज आएगा तो उसका आप क्या नहीं निकाल पाएंगे, ऊंचाई नहीं निकाल पाएंगे, और उस समय ऊंचाई निकालने के लिए ये काम आएगा जो मैं अब बता रहा हूँ। यहाँ पे तो हम रट सकते हैं कि इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जब एक विषम बाहु त्रिभुज आ जाता है तब कैसे निकालते हैं। देखो, जब भी हमें ऊंचाई निकालनी हो तो दो एरियाज को बराबर रख दो, दो क्षेत्रफलों को बराबर रख दो। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल है √3/4 a² समबाहु त्रिभुज के लिए, और मैंने कहा कि इसका हम क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2। बेस आधार क्या है यहाँ पे, a है तो a ले लेंगे, और ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई को ऐसे ले लेंगे। अब आप देखें a से तो a कट गया, 2 से हमने इस 4 को काट दिया, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो √3/2 गुना भुजा आ जाता है, और ये इसका क्या होता है, ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। तो आपको जब भी ऊंचाई निकालनी हो तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करें, दो क्षेत्रफलों को बराबर रख दें, अपने आप ऊंचाई आ जाएगी। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि √3/2 ये होता है, आप अपने आप रखें, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब देखो मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। हमने बोला था समषष्टभुज, इसको साथ में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो इसी से आंसर आ जाएगा जो आपने पढ़ा, इसी से। समषष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 6 बराबर भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे भी ए, 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 यहाँ पे भी ए। तो अब आप लोग यहाँ देखेंगे एक बार ज़रा, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको इससे रिलेट करते हैं। देखो कितना आसान है। समषष्टभुज में अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 6 कितने ट्राइंगल हैं इसके अंदर, और ये 6 के 6 समबाहु त्रिभुज हैं। कैसे हैं? तो अगर मुझे समषष्टभुज का परिमाप निकालने को कहे, क्या कहे हमें, क्या निकालो, तो a कितनी बार आया तो 6a हो गया। और मेरे से अगर क्या निकालने कहे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, और 6 के 6 कैसे हैं, 6 समबाहु त्रिभुज हैं। 6 कैसे त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। तो अगर 6 समबाहु त्रिभुज हैं तो एक त्रिभुज का फॉर्मूला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a², एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ऐसे कितने हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 6 से गुणा कर देंगे, ये आ गया आपका क्षेत्रफल। बताओ समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब देखो ऊंचाई इसमें भी पूछ लेता है कि समषष्टभुज की ऊंचाई बताओ, तो देखो ऊंचाई कैसे निकालते हैं। आप ये बताओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है इसकी ऊंचाई, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ऊंचाई, ये है ऊंचाई। अब आप मुझे यहाँ बताएंगे, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये कैसा त्रिभुज है, कैसा ट्रायंगल है, ये समबाहु। कैसा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज की क्या दिखाई दे रही है आपको, क्या आपको ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई फिर दिखाई दे रही है आपको। तो यूँ बताओ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी बार लिखी है, एक बार समबाहु त्रिभुज और दूसरी बार समबाहु त्रिभुज, कितनी बार लिखी है। तो जो उसकी ऊंचाई होती है उसका मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो इसकी ऊंचाई आगे नहीं आगे। तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जल्दी से इसका सवाल आता नहीं है, SSC में आता है, लेकिन चूंकि इससे रिलेटेड है तो हम इसको यहीं कहीं बता रहे हैं। 2 × √3/2 × a। तो मैं अगर इसको करूँ तो 2 से 2 सिंप्लीफाई कर दूँ तो √3 हो गया। आपको ये रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको वो आना चाहिए, ये अपने आप आ गया। देखो ये इसके साथ फ्री है, इतना समझ में आ गया सबको। अब हम समबाहु त्रिभुज पे चलते हैं। तो जब हम समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अच्छे सवाल भी आते हैं, वो अच्छे सवाल क्या होते हैं उन पे हम बात करेंगे। तो इसे रब कर दूं मैं इधर वाले को, हाँ है ना। तो देखो अब आप एक चीज़ और, इसमें अभी आप वापस आएंगे समषष्टभुज में, अभी पहले मैं आपको और क्वेश्चंस दिखाता हूँ कैसे कैसे इस पे बनते हैं। जब थोड़ा अच्छा पेपर होगा तो वो इस तरह का सवाल दे देगा। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक व्रत बनाया जाता है, इसे बोलते हैं अंतःव्रत। क्या बोलते हैं, इन सर्किल। ये है एक समबाहु त्रिभुज के
परिव्रत बनाया जाता है, चारों तरफ एक व्रत बनाया जाता है, इसे बोलते हैं परिव्रत, है ना, सर्कम सर्कल। तो कहेगा इसका क्षेत्रफल बताओ और इसका क्षेत्रफल बताओ, है ना। तो व्रत का क्षेत्रफल निकालने को पूछेगा, व्रत का, और व्रत का क्षेत्रफल क्या पूछेगा, अंतःव्रत का या परिव्रत का, इनर सर्किल का एरिया या फिर सर्कम सर्किल का एरिया, परिव्रत का क्षेत्रफल। तो देखो, और ये किस में पूछेगा आपसे, समबाहु त्रिभुज में। चूंकि आपने बनाना सीख लिया, और में भी पूछ सकता है, हम समबाहु पढ़ रहे तो पहले समबाहु की बात करते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, सबको पता है व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है ये, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका मान 22/7 कहेगा, 22/7 रखेंगे, 22 क्या कहेगा 3.14 कहेगा, तो 3.14 कहें लिखेंगे। लेकिन ये मुझे व्रत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, पाई का तो मान हमें पता है 22/7 होता है, हमें क्या चाहिए, आर, त्रिज्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, तो हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। अब वो जब त्रिभुज बना देगा और कहेगा कि भाई इसका अंतःव्रत का क्षेत्रफल निकालो, हम पढ़ रहे हैं समबाहु त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर क्या पूछ रहा है वो, अंतःव्रत का क्षेत्रफल, तो हमें क्या चाहिए यहाँ के लिए, आर चाहिए। देखो अब आर कैसे निकालते हैं, करें, देखो ये एक समबाहु त्रिभुज था, ये समबाहु त्रिभुज की क्या है, माध्यिका कह लो, ऊंचाई कह लो, लंब कह लो, सब एक ही होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा होता है। अब ध्यान से पढ़ेंगे, देखो मैंने बताया था जी केंद्रक होता है, जी क्या होता है, देखो ये बहुत आसान है निकालना, इस पे बेस बहुत सवाल आए हुए हैं और आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। एक बार आप देखेंगे, क्या मैं इसको हटा दूं इधर वाले को, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, अभी आपको बताया था ऊंचाई क्या होती है, √3/2 गुना ए, यही होती है ऊंचाई, है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये केंद्रक है, जी क्या है, तो ये ऊपर वाला भाग 2 होता है और नीचे वाला भाग 1 होता है, हाँ या ना, है ना, ऐसा होता है। अभी हम यही तो पढ़ के आए कि माध्यिका क्या करती है, 2:1 के अनुपात में बांट देती है किसको, उसकी ऊंचाई को, ऐसे ही होता है। तो आप ध्यान से देख के बताओ। अब आप मुझे बताओ, ये अगर व्रत है तो व्रत के केंद्र से परिधि पे किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है। तो जब हम इसको ऐसे मिला रहे हैं तो क्या आपको ये दिखाई दे रही है, ये जी से लेके यहाँ तक, है ना, क्या दिखाई दे रहा है, इसका नाम मैं एडी रख देता हूँ। क्या आपको जीडी दिखाई दे रही है, क्या ये छोटे वाले व्रत का केंद्र है, हाँ है। क्या ये छोटे वाले व्रत की त्रिज्या होगी, तो ये जो एक भाग है माध्यिका का, कौन से वाला भाग, एक भाग, ये तो किसकी त्रिज्या होगी, अंतःव्रत की। क्या आपको बड़े वाला व्रत यहाँ पे टच होके दिखा रहा है, और ये वाला भाग 2 वाला भाग क्या होगा, क्या ये केंद्र है बड़े वाले का, हाँ है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ और मैं यहाँ से जी लिखूँ, कहाँ से जी लिखूँ, तो केंद्र से परिधि को टच करने वाली क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो मैं कह सकता हूँ ये जी और ए तो क्या हो जाएगा, बड़े वाली आर, हाँ या ना। और क्या मैं कह सकता हूँ ये छोटे वाली आर, हाँ या ना, हाँ या ना। तो जो 2 भाग होगा वो तो क्या होगा, बड़े वाला आर होगा, और जो एक भाग होगा वो कौन से वाला आर होगा। इतना समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत सारे सवालों के आंसर आ गए, ठीक है। 2 वाला भाग कौन सा होता है, जो बड़ा आर होगा, परिव्रत की त्रिज्या, और 1 वाला भाग कौन सा होता है, अंतःव्रत की त्रिज्या। क्या इतना समझ में आया सबको। तो माध्यिका इसमें ऊंचाई होती है, माध्यिका इसमें क्या होती है। तो अगर मेरे से कोई कहे कि अंतःव्रत का क्षेत्रफल बताओ, क्या कहे, अंतःव्रत का, ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, समबाहु त्रिभुज के अंदर। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक व्रत बनाया जाता है बड़े से बड़े आकार का, तो उस पर इस प्रकार बने व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आर चाहिए, क्या चाहिए। अब देखो आर कैसे निकालते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, अंतःव्रत की त्रिज्या, हाँ या ना, अंतःव्रत की त्रिज्या चाहिए भाई। अब ये त्रिज्या कैसे निकलेगी, देखो ये आर, अभी आपको बताया छोटा आर कौन से वाला है, एक भाग है, ये टोटल कितना होता है, तो मैं कह रहा हूँ एक भाग है किसका, इस 3 का, और ये पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, और ये ऊंचाई किसकी है, समबाहु त्रिभुज की। तो मैं कह सकता हूँ समबाहु त्रिभुज का अगर मैं एक ऊंचाई का अगर मैं 1/3 कर दूँ तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी,
अंतःवृत्त की त्रिज्या, हाँ या ना है। देखो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? देखो ध्यान से, कितने सेंटीमीटर है? 18 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 18 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है, बना दिया हमने, और उसने कहा उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये ना, क्या चाहिए मुझे? आर। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 18। कितनी है? ये कितना होता है? ये कितना होता है? टोटल कितना है? तो 3 बराबर 18, 6 नहीं, 3 बराबर कितना? तो 1 बराबर कितना? तो ये वाला भाग कितना आ गया? ये वाला भाग कितना आ गया? तो ये बताओ अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? अगर मैं यहाँ 6 रख दूँ, यहाँ क्या रख दूँ? यहाँ पे सॉरी, ये तो निकाल दिया हमने फटाफट। अगर मैं यहाँ 6 रख दूँ तो 6 का स्क्वायर 36 पाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इस पर अभी चलेंगे एक बार, बस मैं आउटर वाले की ओर त्रिज्या बता दूँ। ये तो यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है, मतलब टोटल त्रिज्या हमने अंतःवृत्त की निकाल ली, लेकिन जो आपने ऊपर अंतःवृत्त की त्रिज्या वाला फॉर्मूला बताया इसी पे चल रहे, इसी पे चलते हैं अभी, इसी पे चलते हैं, इसी से निकाल के दिखाएंगे। ये 18 लिखा था यहाँ पे, 18 का 3 से भाग कर दो, कितना आ गया? h कितना बताया यहाँ पे? 18 बताया, इसको 18 लिख दो, 3 से भाग करो, कितना है? 6। और हमारा भी कितना है? हम उसको लगा ही नहीं रहे, हम ये देख रहे हैं कि ये पूरी 18 है। तो हमें तो ये पता है 3 बराबर 18 है, तो ये 6, ये 12। हमें परिवृत्त की त्रिज्या भी पता चल गई। कितनी है परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ पे? समझ में आ रहा है? अब देखो जरा यहाँ पे, सब लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था ये 2 होती है, ये 1 होती है, हाँ या ना? एक सवाल लिखेंगे सब लोग, लिख लो अब एक सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप, क्षेत्रफल व ऊंचाई ज्ञात करें। पहले आप परिमाप, क्षेत्रफल व ऊंचाई ज्ञात करें। एक सिंपल सवाल है, ऐसा सवाल नॉर्मली आ जाता है, तो आप उसका पहले आंसर दे दो मुझे। कितनी सेंटीमीटर बताया? 6, 6, 6। अब बताओ इसका परिमाप, क्षेत्रफल और ऊंचाई बताएं। तो आप कहोगे कि इसका परिमाप तो आ गया 6, 12 और 6 18, 3 6 18, ये तो इसका परिमाप हो गया। इसका क्षेत्रफल आ गया √3/4, 6 का स्क्वायर, 4 9 36, तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ या ना? और अगर इसकी ऊंचाई निकालने को कहे, क्या निकालने को कहे? ऊंचाई, तो आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, √3/2 a होता है। तो आप लिखोगे √3/2 गुणा 6, तो आप कहोगे 3√3। अगर आपको नहीं निकालना आता तो देखो अभी बताया था, अगर आपको ये याद नहीं है, h निकालने का फॉर्मूला याद नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखो मैंने कहा 2 क्षेत्रफल क्या कर देंगे? बराबर रख देंगे। अभी आपको पता है क्षेत्रफल आपने निकाला कितना आया था? 9√3। और दूसरा क्षेत्रफल कौन सा होता है? 1/2 आधार, आधार क्या है यहाँ पे? और गुना ऊंचाई। तो आप जब इसको काटोगे तो कितना आएगा? 3, और 3 से इसको काटोगे तो आएगा 3। तो h कितना आ गया हमारा? 3√3। और ये रहा हमारा h 3√3। और देखो यहाँ पे भी 3√3 आ रहा है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए है, किसी भी त्रिभुज की। जैसे इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं √3/4a²। अगर हमें पता है कोई त्रिभुज, हमें नहीं पता, ये अगर विषम बाहु त्रिभुज है, तो एक तरफ तो आप लगाओगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और दूसरी तरफ आप लगा दोगे √s, s - a, s - b, s - c। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? समबाहु त्रिभुज के अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया सबका यहाँ तक? अब एक सवाल लिखें। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। The height of equilateral triangle is 15 centimeter. Find the area of circumcircle and inner circle. आपको ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं करना है, एक बार चित्र बनाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे। पाई का मान मत रखना, अपने आप आंसर आ जाएगा।
चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आर, है ना, और नहीं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बाहर की तरफ बनेगा और एक क्या बनेगा, ऐसा पता चल गया। तो यहाँ पे ये हो गई ऊंचाई, ये हो गया जी, ये 2 और 1 के अनुपात में होता है। टोटल कितना है ये, 2 और 1 3 है, और 3 बराबर उन्होंने कहा 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी उन्होंने, 15 सेंटीमीटर। तो 2 यहाँ तक, 1 यहाँ तक, तो टोटल 3 हो गया। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। 1 बराबर कितना आ गया, 5 ये आ गई, और ये कितनी आ गई, वो अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। छोटे वाली आर तो आ गई 5 और बड़े वाली आर कितनी आ गई। तो सीधे सीधे सवाल पूछता है, अगर पूछ रहा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। अंतःवृत्त बोला तो छोटे वाली आर ले लो। तो बताओ पाई, इसको चेंज ही नहीं करेंगे, आर कितना है यहाँ पे, तो 25 पाई आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर पूछे क्या परिवृत्त का, तो आप पाई बड़े वाला आर ले लो। बड़े वाला आर कितना है बताओ, 10 है। और अगर उसने आंसर पॉइंट में दे रखा है तो आप पॉइंट में आंसर दे दो, 22/7 कर देंगे इसको पाई का मान। आ गया समझ में। तो ऐसे डायरेक्ट निकालते हैं अगर आपको दे रखा हो। अब देखो मैं क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। एक और सवाल लिखेंगे, एक त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है, ऐसे लिखें। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तब 8 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको। अगर आपको ये बोला एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है अंदर एक, है ना, जिसको कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा, जिसको बेसिक तैयार है, जिसका उसको यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि ये 1 है और ये कितना है, और ये वाली क्या दे दी उसने त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या 8 दी है। तो 8 है तो ये दुगनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, और 16 और 8 कितना होता है, खत्म। यहाँ पे हम बहुत सारे सवाल निकाल सकते हैं। अगर वो कह दे यहाँ पे कि अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करें या इसकी भुजा ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर यहाँ पे कह देगा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ, फाइंड ईच साइड, तो आप क्या करेंगे, 24 क्या आ गया इसका h आ गया। अब आपको अगर निकालनी प्रत्येक भुजा, तो आप बताओ ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a, यही तो होती है ऊंचाई। और h की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ से, और ये आप मुझे बताओ कि 2 कहाँ चला जाएगा, इधर 48, तो a बराबर आ जाएगा 48 रूट नीचे 3। लेकिन नीचे रूट रखते नहीं है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, √3 से। ये बन जाएगा 3 से काटा कितना 16, तो भुजा कितनी आ गई 16√3। आ गया समझ में। अगर यहीं पे पूछता कि क्षेत्रफल बताओ, देखो दे के क्या रखा हुआ है उसने, सिर्फ आपको क्या दिया था, उसने आपको भुजा नहीं दी थी ना ऊंचाई दी थी, उसने आपको त्रिज्या दी, किसमें, और वो भी अंतःवृत्त की। और इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। ये तो आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया, 8 और 16 24। और इसके बाद देखेंगे आगे, यहाँ से ऊंचाई निकल गई तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। अब अगर हमको क्या बोल दे क्षेत्रफल निकालने को, तो वो भी निकाल सकते हैं, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब एक ही जगह क्या रख देंगे यहाँ पे 16√3। आई बात समझ में। एक और सवाल लें, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8√3 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, इसमें क्वेश्चन बेस्ड हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे हम कर लेंगे। जो पूरा कॉन्सेप्ट था समबाहु त्रिभुज का वो खत्म हुआ, उसमें कुछ नहीं पूछ सकता, यही 4 सवाल पूछ सकता है। देखो 8√3 क्या है उसका, h, ये तो है 8√3 सेंटीमीटर, और h को हम क्या लिखते हैं √3/2a, और ये 8√3। अब आप मुझे बताओ √3 से √3 गया तो a बराबर कितना आ गया
8 दूनी 16। और आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल। ये रहा क्षेत्रफल √3/4 a²। तो आप √3/4 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? 16 × 4 चौक तो 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हो गया सबको क्लियर? तो आपको इसकी ऊंचाई समझ में आ गई, माध्यिका समझ में आ गई, है ना? इसमें कोई भी सवाल एक्स्ट्रा नहीं आता है, इसी तरह से सवाल बनते हैं और बहुत सारे तरह के सवाल बना सकता है, लेकिन बनाएगा ही नहीं। कभी ऊंचाई पूछेगा, कभी क्षेत्रफल पूछेगा, कभी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा, कभी परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा। ये तो क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन जो होंगे वो हम बाद में करेंगे और आप हेडिंग डाल लेंगे समकोण त्रिभुज, और इसको हम जारी रखेंगे आगे। तो आज के लिए थैंक यू। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल।